आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के पोयम्स पर कि पोयम्स में से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पोयम्स यानी कि कविताएं 8 मार्क्स की है, 11 कविताएं 8 मार्क्स की है, लेकिन बहुत सरल है ना। क्वेश्चन नंबर 1 तो 15 आएगा और एक 16 आएगा। ये मैंने आपको सिलेबस में अच्छे से समझा दिया था, बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आएगा, ध्यान से सुनो। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, दिए गए पद्यांश को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए गिवन बिलो, और जो नीचे प्रश्न दिए उनके उत्तर दीजिए। अब आप इसमें भी चेक करेंगे, मैंने यहाँ डैश डैश करके लिखा है, कोई 2 स्टेंजा आएंगे। पहला स्टेंजा तो जैसे मैंने बेलिंडा वाले का लिखा है, और दूसरा स्टेंजा मैंने फायर एंड आइस का लिखा है। तो ऐसे कोई 4 लाइनें आएंगी, मैंने डैश डैश करके लिखी है। अभी मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 लाइनें होगी, इसके नीचे 2 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, फिर इसके नीचे भी 2 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखो एक और चीज लिखी है मैंने, एनी वन। एनी वन का मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक कीजिए। नहीं समझ में आता तो यहाँ बीच में और लिखा हुआ है, और यानी अथवा। तो आपको कोई एक अटेंड करना है। ओके, यहाँ तक मामला क्लियर है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इसके दोनों क्वेश्चन कर रहे हो तो इसी के ही करने, ऐसे नहीं कि इसका पहला कर दिया और इसका दूसरा कर दिया, नहीं। दोनों के दोनों क्वेश्चन इसी के ही होने चाहिए। अगर ये कर रहे हो तो इसके दोनों अटेंड करना, ठीक है। ऐसे कोई 2 स्टेंज आएंगे, कितने कितने नंबर के प्रश्न होंगे, 2-2 मार्क्स के। अगर ये भी करो तो 2 मार्क्स 2 मार्क्स 4 हुए, और ये करो तो 2 मार्क्स 2 मार्क्स अथवा में है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 तक मामला क्लियर है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए आउट ऑफ 3, 3 में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इन अबाउट 20-30 वर्ड्स। तो जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन लिख दिया, ये दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, ये तीसरा क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 करने। 2 मतलब प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है, तो हुआ ना 4 मार्क्स, हुआ कि नहीं, है ना। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछेगा। तो हम बारी बारी से एक एक पोएम को पढ़ेंगे। लगभग 3-4-5 दिन का काम है, कोई ज्यादा झंझट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, ये पहली पोएम है हमारी, और इसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही अच्छा लिखा है, शानदार लिखा है। इस पे हम चर्चा करते हैं। आइए देखिए कैसे, एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो साथियों, यहाँ मैंने एक स्टेंजा लिखा है, ये इस पोएम का है डस्ट ऑफ स्नो का। और डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई बहुत ही बेहतरीन पोएम है। तो इस पोएम के अंदर अगर आप देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो के अंदर, तो 2 स्टेंजा है। एक तो ये है, द वे अक्रॉस शूट डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक तो ये। और दूसरा स्टेंजा, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड दैट आई हैड ड्रीम्ड। ऐसे 2 स्टेंजा है, कोई ज्यादा बड़े नहीं है। मैंने यहाँ पर ये स्टेंजा लिखा है पहला, अपन दूसरे की बात बाद में करेंगे। अगर ये आया तो क्वेश्चन नंबर 15 में आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये स्टेंजा आया तो क्वेश्चन नंबर 15 में आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि द वे, जिस तरीके से, देखो मीनिंग भी लिख कर दी है, जिस तरह से। अक्रो, एक कौवे ने, शुक डाउन, शुक डाउन का मतलब होता है हिलाकर गिराना। एक तो डायरेक्ट गिराना है ना, ये गिराया, और एक हिलाकर गिराना। डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी यानी मुझ पर, जिस तरीके से एक कौवे ने मुझ पर हिलाकर गिराई। क्या? डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण। हम क्या है, हम रेगिस्तान में रहते हैं। यहाँ अंतर को समझिए, बात अंतर को समझिए। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारी जमीन में पानी की मात्रा कम है, यहाँ सिर्फ बरसात होती है। भारत के अंदर बरसात होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रहते हैं फॉरेन कंट्री में, और वहां पर बरसात से ज्यादा बर्फबारी होती है। तो बर्फबारी के जो इलाके, जैसे अपने इंडिया में भी बहुत सारे, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, शिमला है ना। तो वहां पर जब बर्फबारी होती है ना, हमारे जैसे पेड़ों के ऊपर बारिश हो जाने के बाद उसकी बारिश की बूंदें टिकी हुई रहती है। अंदर डाल के पी लो बेटा, अंदर से घूम रहा है नीचे। हाँ, कोई बात, हाँ डाल दे, जितना गिर के गिरेगा डाल। तो अपने इंडिया में क्या होता है कि जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे बर्फबारी होती है। तो अपने जैसे यहाँ पे बारिश होती है, तो बारिश होने से क्या होता है कि सबसे मेन, बारिश की बूंदें उन पत्तों के ऊपर ठहर जाती है बारिश होने के बाद।
फिर अपन छोटे थे तो खेलते थे, उनको हिलाते थे तो बरसात जैसा लगता था। यहाँ पे भी ऐसा ही माहौल है कि बर्फबारी होने के बाद वहां पर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण है ना। लाइट चलेगी, 2 मिनट में स्टॉप करूंगा। नहीं दिख रहा है। थोड़ा लाइट का इश्यू आया था। अब हम यहाँ देखते हैं कि मैंने ये स्टैंजा लिखा है कि द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा है, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलक ट्री, एक बलूत के पेड़ से। बलूत का एक पेड़ होता है, है ना। लाइट भी आ रही। So the way a crow shook down on me dust of snow from a hemlock tree, यानी जिस तरीके से एक कौवे ने बलूत के पेड़ से बर्फ के कण मुझ पर किया। अब इसमें कंडीशन समझो कैसे। मान लो ये बलूत का पेड़ है ना। अच्छा, ध्रुवीय प्रदेशों में जो जहां बर्फबारी होती है वहां पेड़ भी ऐसे ही होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे जैसे पेड़ हुए ऐसे तो बर्फ गिरने से क्या होगा, ये पेड़ पूरा का पूरा फट सकता है, टूट सकता है। तो वहां पे जो पेड़ होंगे तो वो भी ऐसे होंगे। अब यहाँ पर ये जो पोइट है वो बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर एक कौवा आता है, क्रो आता है, और वो इस पेड़ की डाली को हिलाता है और हिलाने से बर्फ के कण इस पोइट पर गिरते हैं। ये वाली कंडीशन इसने दिखाई। जिस तरीके से एक कौवे ने बर्फ के कण बलूत के पेड़ से मुझ पर गिरा, पोइट ये कहता है। बराबर। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ये जो हेमलक ट्री है ना, वो सैडनेस यानी दुख, एंड सोरो यानी ये दुख का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। कौन? बलूत का पेड़। जबकि ये क्रो है ना, ये होप यानी उम्मीद का प्रतीक है। ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेंगे। तो होप का, उम्मीद का प्रतीक है। अब होता क्या है कि कौवे के बर्फ के कण गिराने से कवि का मूड होता है, मनोदशा होती है, मेंटल जो कंडीशन होती है वो चेंज हो जाती है। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ। 15 क्वेश्चन ऐसे आएगा इस पेज में, और यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए रहेंगे 2, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न है कि व्हाट इज द, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर देते हैं, राइट द राइम स्कीम एंड वर्ड्स। हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो ये, एक क्वेश्चन और आएगा, इसी में से आएगा। मैं आपको कई सारे लिखवाऊंगा कि जो जो आने लायक है वो सारे लिखाऊंगा, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि ये प्रश्न क्या पूछ रहा है। ये आपसे 2 चीजें पूछ रहा है कि राइम स्कीम लिखो और वर्ड्स लिखो। राइम स्कीम क्या होता है यहां से समझिए। राइम स्कीम का मतलब होता है, राइम स्कीम का मतलब होता है तुकबंदी। तुकबंदी यानी कि कुछ शब्द होते हैं जो एक शब्द से दूसरे शब्द के साथ तुक बिठाते हैं, तालमेल बिठाते हैं। जैसे हिंदी की कविता है, उस कविता को अपन अगर पढ़ें तो अपने रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत ही श्री कृष्ण का दूत का है, उसके अंदर लिखा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम। अब अंतिम शब्द कौन सा आया? घूम घूम। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, चूम चूम। अब आप देखो, चेक करो, इसका और इसका अंतिम वर्ड है वो सेम है, मतलब इन दोनों की ध्वनि है, जो साउंड है वो सेम आ रहा है। सह धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, है ना। तो अब आप चेक करो, इन दोनों की ध्वनि है वो सेम है।
सौभाग्य न सब दिन सोता है, सोता है, देखे आगे क्या होता है ना। तो ये कविता है ना रामधारी सिंह जी दिनकर की, बहुत शानदार कविता है। तो अगर आप शब्द चेक करोगे तो इनके सबके अंतिम शब्द है वो एक जैसे, है ना। बहुत ही प्यारी कविता लिखी उन्होंने। जब भगवान कृष्ण दूत बनकर जाते हैं किसके पास, दुर्योधन के पास, पांडवों की तरफ से जाते हैं संदेशा लेकर, शांति का संदेश लेकर। तब रामधारी सिंह दिनकर अपनी ऋषिमी रथी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सह धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय तो आधा दो पर, तो क्या कहते हैं भगवान कि दो न्याय तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। ऐसा कहते हैं भगवान की सिर्फ 5 ग्राम दे दो, हम परिजन यानी अपने रिश्तेदारों पर तलवार नहीं उठाएंगे, हंसी मतलब तलवार। और फिर आगे दिनकर साहब लिखते हैं कि हम परिजन पर हंसी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, है ना। भगवान को बांधने चला गया कौन, दुर्योधन, कि बांध दो इसको, जैसे हनुमान जी को लंका में रावण ने बांध दिया था। फिर उन्होंने अलंकार लिखा क्या कि डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। तो अब इस कविता के अंदर आप अंतिम शब्द चेक करेंगे तो सारे के सारे सेम टू सेम है। सेम टू सेम का मतलब सबकी ध्वनि साउंड एक जैसी आ रही है, तो इसको कहते हैं राइम स्कीम, तुकबंदी। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आपसे भी यही कह रहा है कि इस कविता के अंतिम शब्द में राइम स्कीम, देखो इसको अगर हिंदी में लिखे क्रो और स्नो, तो क्रो ओ की मात्रा आ रही है और स्नो ओ की मात्रा आ रही है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेंजा का राइम स्कीम सेम है। यहां पे चेक करो मी और ट्री, अब इन दोनों में एक ही मात्रा आ रही है। इंग्लिश में तो मात्राओं से साउंड चेक किया जाता है ना। तो अगर हम यहां पर इसका आंसर लिखें तो आंसर इस प्रकार से होगा कि द राइम स्कीम ऑफ these lines is AB। क्यों, क्योंकि ये इसको A मान लेते हैं, O की मात्रा है, इसको B मान लेते हैं, इसको चलो इसको O को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये जब दोनों एक जैसे साउंड है तो उसके लिए A और इसके लिए B, तो हुई ना AB। राइम स्कीम ऑफ दिस लाइन इज AB। क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा हो इसकी मात्रा हो, तो ये तो दोनों सेम, जिसकी मात्रा सेम हो उसको A लिखेंगे, और यहाँ पर E की मात्रा A की मात्रा तो इसको B लिख दिया। एंड द वर्ड्स आर और जो शब्द हैं वो है कौन कौन से, क्रो, स्नो, मी, ट्री। अब ये क्रो फर्स्ट लाइन में, स्नो थर्ड लाइन में, मी सेकंड लाइन में और ट्री फोर्थ लाइन में। यहां तक आपको समझ में आया होगा। सारे किसी भी पोएम का राइम स्कीम निकालने का है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे अंतिम शब्द का ही राइम स्कीम निकाला जाता है, पूरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे कि मैंने आपको एक लाइनें दी कि बेलिंडा लिव्स इन ए लिटिल व्हाइट हाउस, तो इसका साउंड अगर आप चेक करेंगे तो सा हाउस, हाउस नहीं हाउस, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप किसी भी पोएम का निकालना हो, और मैं 2-3 पोएम यहाँ भी आपको बताऊंगा राइम स्कीम के लिए, तो आपको और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो अधिकतर पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड पोइट। बहुत सरल सरल प्रश्न आते हैं कि कविता का नाम और कवि का नाम लिखिए, तो आपको सबसे ऊपर ही मैंने लिखा दिया द नेम ऑफ पोएम,
ये आंसर है। द नेम ऑफ पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, एंड द पोइट, अच्छा यहाँ पोएम एंड पोएम लिख दिया ना, एंड द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत सारे बच्चे फ्रॉस्ट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ध्यान रखना इसका। ये दो क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है जो किसी भी स्टेंजा में सेट हो जाते हैं, किसी भी स्टेंजा में पूछ सकता है। तो आपको राइम स्कीम निकालना आना चाहिए। राइम स्कीम अगर निकालना आया तो मैं इसका अलग से और क्वेश्चन अभी कराऊंगा, इसका एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि सारी पोएम्स की राइम स्कीम कैसे निकाली जाती है। और पोएम एंड पोइट का नाम तो आपको सभी की पोएम के नाम याद होने चाहिए और पोइट के नाम याद होने चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वेयर वाज, अब मैं इसी स्टेंजा के बना रहा हूँ, वेयर वाज द क्रो, द क्रो यानी कि कौवा कहाँ था। आप चेक करो, द क्रो कहाँ था, ऑन अ हेमलक ट्री। तो आंसर क्या लिखेंगे, द क्रो वाज, अच्छा आगे, वेरी गुड। आज माफी चाहता हूँ, लाइट वाले बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे द क्रो वाज ऑन द हेमलक ट्री, हेमलक ट्री, कौवा था वो हेमलक के पेड़ पर था, है ना। क्वेश्चन नंबर फिर अगर 4 उठेगा, 2 ही आते हैं आपके, लेकिन ये तो मैं एडिशनल लिखवा रहा हूं, है ना, कि व्हाट डिड द क्रो shook down, shake down, shake down। कौवे ने शेक डाउन का मतलब होता है क्या, हिलाकर क्या गिराया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो, इसके अंदर ही होते हैं आंसर। तो अपन को इसको सही क्रम में जमाना है। और डीड आया है तो डीड आते ही यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगी, द क्रो शुक डाउन, डाउन डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। अब है ना, जितना पूछे इतना ही आंसर लिखना, 2 नंबर देता है। Where did the crow, where did the crow shake down dust of snow। पहला पूछ रहा था, ये चौथा क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या गिराया, ये क्या कह रहा है कि कहाँ गिराई, डस्ट ऑफ स्नो कहाँ गिराई। तो आप देखेंगे ऑन मी नहीं लिखना है, ऑन मी लिख दिया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप पर गिराई, और आप वहां थोड़े ही थे, आप तो इंडिया में हैं। तो आप लिखेंगे या तो द क्रो शुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। और अगर पोइट का नाम याद है तो आप लिख दो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। व्हाट डज द हेमलक ट्री सिग्निफाई का मतलब होता है कि हेमलक ट्री किसका प्रतीक है। तो अभी मैंने आपको कहा था, मैंने कहा आपको याद करना है, हेमलक ट्री सिग्निफाई ऑफ सैडनेस एंड सोरो। इसको लिख देते, हेमलक ट्री इज सिग्निफाई ऑफ सैडनेस, दुख का प्रतीक है, वो दुख में था कभी, एंड सॉरो, और गम में था।
है ना। इस तरीके से अपन इसको स्टेंजा में से कोई भी क्वेश्चन पूछे अपन कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ है हमें स्टेंजा समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसमें से ऐसे तो क्वेश्चन तो 2 ही पूछेगा, मैंने आपको देखो थोड़े थोड़े करके सारे क्वेश्चन लिखवा दिए, हाँ, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हाउ डज द क्रो शेक डाउन डस्ट ऑफ स्नो। कौवे ने जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो किस तरीके से गिराई। तो दबे का मतलब होता है विशेष तरीके से, है ना। दबे का मतलब होता है जिस तरीके से। तो आंसर में ड जाए, क्वेश्चन में ड जाए तो अपन सबसे पहले लिखेंगे द क्रो शेक डाउन। शेक डाउन के साथ में एस जुड़ जाएगा, शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो। और बड़ा लिखना है ऑन द पोइट फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। बड़ा आंसर लिखना फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री कैसे गिराई थी, बाय एन ऑर्डिनरी का मतलब होता है विशेष तरीके से, वे एक विशेष तरीके से गिराई थी, है ना। मैंने आपको 7 क्वेश्चन लिखवा दिए। अगर ये स्टेंजा 7, वहां तो सिर्फ 2 ही आएंगे। तो अगर अगले स्टेंजा की बात करें तो हैज गिवन माई हार्ट, हैज, ये अगला स्टेंजा शुरू हो गया, ये पहला तो हो गया दादा पूरा, इसमें से ऐसे आएंगे हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को, ये स्टेंजा है। A change of mood has given my heart a change of mood, a change of mood that a change of mood and saved some part of a day I lived, and saved some part of a day I rued। rued का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। ये मान लो ये स्टेंजा है और इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो अब ये स्टेंजा है, इसकी जगह ये स्टेंजा है, तो सबसे पहले हमें मीनिंग समझने। हैज गिवन यानी दे चुका है, दे चुका। माय हार्ट का मतलब होता है मेरे हृदय को, माय हार्ट मेरे दिल को। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, है ना। मूड का मतलब होता है मनोदशा। जैसे अभी काफी दिनों से ठंड पड़ रही थी तो मेरा मूड नहीं हो रहा था लाइव क्लास करने का, तो वो मनोदशा हो गया मूड। सेव्ड यानी बचा लिया। सम पार्ट का मतलब होता है कुछ भाग। ये मीनिंग लिखने से आपको जल्दी याद हो जाएगी। ऑफ का मतलब होता है का। अ डे एक दिन। र्यूड RUED, र्यूड का मतलब होता है बर्बाद किया। तो मेरे दिन का एक भाग था जो मैं बर्बाद करने वाला था वहां बैठे बैठे। कवि ये कह रहा है हैज क्या। सबसे पहले दोबारा से सुनिए। द वे अ क्रो, जिस तरीके से कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिराई डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम माय हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से जिस तरीके से कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो मुझ पर गिराई। हैज गिवन माय हार्ट, मेरे हृदय को परिवर्तन दे दिया, मेरे हृदय को परिवर्तन दे दिया, है ना। चेंज ऑफ मूड,
मेरे हृदय का मन बदल गया, मूड बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने कुछ भाग बचा लिया किसका, ऑफ अ डे आई ल्यूड, जो दिन में बर्बाद करने वाला था। अब इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, ये का ये क्वेश्चन उठा के इसमें पटक देते हैं कि राइट द राइम स्कीम, द राइम स्कीम एंड वर्ड्स, राइम स्कीम लिखिए और शब्द लिखिए। तो अगर आप चेक करें तो हार्ट पार्ट, हार्ट पार्ट, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे तो समझ में आएगा। हार्ट पार्ट, यहाँ पे भी ट आ रहा है, यहाँ पे भी ट आ रहा है, तो इसको ए लिख देते हैं, तो इसको भी ए लिखेंगे। मूड र्यूड ड आ रहा है, तो इसको बी लिख दो दोनों को, क्योंकि इसमें एक जैसा साउंड आ रहा है। ये तो दो दो लाइनें थी, तो अब इस लाइन को अगर क्रम में करें तो क्या आएगा, द राइम स्कीम, राइम स्कीम ऑफ these लाइन्स, इन पंक्तियों की राइम स्कीम इज यानी है क्या है, ए बी है ना। एंड द वर्ड्स आर, और जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप डैश करके लिखेंगे हार्ट पार्ट, मूड और र्यूड, ये इसके शब्द हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आ जाए, ये का ये क्वेश्चन कि राइट द नेम ऑफ पोइट, द पोएम एंड पोइट, कविता का नाम और कवि का नाम लिखिए। अब फिर मैंने पोएम दो बार लिख दिया, पोइट। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा कैसे, क्योंकि इसका तो यही कवि है। द नेम ऑफ पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, डस्ट ऑफ स्नो। एंड द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप निकाल पाते हैं कि नहीं पाते। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा। व्हाट डिड द पोइट सेव, कवि ने क्या बचाया, है ना। इसका आंसर आप निकाल के रखना एक बार। क्वेश्चन वेयर, व्हाट डिड द पोइट सेव, है ना। व्हाट डिड द पोइट र्यूड, कवि क्या बर्बाद कर रहा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द पोइट्स मूड चेंज, कवि का मन किस प्रकार से बदला, है ना। इस तरीके से कई क्वेश्चन, अब इनके आंसर है एक बार आप निकालना। जैसे इसमें पासबुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट यानी प्रभाव ऑफ द नेचर, प्रकृति का प्रभाव ऑन द पोइट, कवि पर प्रकृति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, देखते हैं आप निकालना है, इसके आंसर इसी में से लिखने हैं, ठीक है। आपको ये एक वीडियो बनाकर मैं दूंगा, जिसमें मैं 2 अलग अलग वीडियो बनाने हैं कि किस प्रकार से राइम स्कीम निकलती है। तो लगभग अच्छी पोएम है जो आप पूछ सकता है, उसका राइम स्कीम निकालना सिखाऊंगा। आपको सारी पोएम के नाम और पोइट के नाम याद होने चाहिए, 2 बातें। दूसरा, इस स्टेंजा के मीनिंग याद होने चाहिए कि कौन सा स्टेंजा क्या कह रहा है। ये मैंने एक पोएम करवाई है, क्वेश्चन नंबर 15। कल हम चर्चा करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 16 पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक तो बनता है।
अगर वीडियो देखने के बाद अगर लाइक नहीं करते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार बच्चे मेरा वीडियो पसंद आया, है ना। आप सिर्फ देख देख के पतली गली पकड़ लेते हो, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ तक का एक बार नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 समझाया। कल मैं इसके इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 समझाऊंगा कि इस पोएम से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, आभार।